अ क्लासिकल हॉरर स्टोरी। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं जो किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर रही है। तभी वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक रेस्टोरेंट में एलिसा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जल्द ही यहाँ पर चेकअप के लिए आना होगा। दरअसल एलिसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें इस बच्चे को अफोर्ड करना ही होगा क्योंकि जहाँ पर अभी एलिसा इंटर्नशिप कर रही है वो वहाँ पर इस बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसीलिए वो आज अपनी मॉम से मिलने जा रही होती है। एलिसा उस रेस्टोरेंट में वो अपनी राइड का वेट कर रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा ने जो राइड बुक की है वो एक कैरावन है जिसके अंदर 4 और लोग मौजूद हैं, जिसमें उसका ओनर फेब्रिजियो, एक कपल सोफिया और मार्क है और एक डॉक्टर रिकार्डो है। फेब्रिजियो सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है और वो ज्यादातर चीजों को रिकॉर्ड करता है। अब सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, जहां फेब्रिजियो मार्क को बोलता है कि अगर तुम कुछ पीना चाहते हो तो कैरावन के फ्रिज में काफी सारी ड्रिंक्स हैं, तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। जिसे सुनते ही मार्क सबके लिए फ्रिज से ड्रिंक्स निकाल लाता है। वो एलिसा को भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन एलिसा प्रेग्नेंट है इसलिए वो ड्रिंक पीने से मना करती है। पर इन लोगों के काफी इंसिस्ट करने पर वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लगती है और ड्रिंक करते ही एलिसा को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, इसीलिए वो कैरावन को रुकवा कर बाहर निकल आती है, जिसके पीछे पीछे सोफिया और रिकार्डो भी बाहर आ जाते हैं। सोफिया एलिसा को संभालने की कोशिश करती है जबकि रिकार्डो किसी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मार्क कैरावन के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। सब उसको ड्राइविंग करने से मना करते हैं, लेकिन मार्क सबसे जिद करता है, जिसके बाद मार्क कैरावन को ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन ड्राइव करते करते उसकी आंख लग जाती है और तभी उनके सामने एक हिरन आ जाता है, जिसे बचाने के लिए फेब्रिजियो स्टीयरिंग को दूसरी ओर मोड़ देता है, जिससे इनकी कैरावन पेड़ से जा टकराती है, जिसकी वजह से मार्क बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब यहाँ से एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिसा देखती है कि सोफिया, रिकार्डो और फेब्रिजियो मार्क के पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मार्क इस एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, लेकिन स्ट्रेंजली इतना सब कुछ होने के बाद भी इन सब की आंख नहीं खुली। जब कल रात ये एक्सीडेंट हुआ था शायद ये बेहोश हो गए होंगे। एलिसा कैरावन की खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर ना तो उसको कोई रोड नजर आती है और ना ही कोई दूसरे लोग, और इनकी कैरावन जंगल के बीचों बीच अपने आप पार्क हो गई थी। ये सब नीचे उतर कर देखते हैं, जहाँ इन्हें उस कैरावन के सामने एक केबिन हाउस नजर आता है जिसका गेट लॉक्ड है। एलिसा सोफिया को उस केबिन से दूर रहने के लिए बोलती है। वो कहती है कि हमें ऐसी किसी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए। उधर रिकार्डो उस कैरावन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कैरावन स्टार्ट ही नहीं होती, जिसके बाद ये सब वापस उस कैरावन में आकर बैठ जाते हैं। ये सब यही डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लोग रास्ते से भटक कर यहाँ जंगल के बीचों बीच कैसे पहुँच गए, जिस पर फेब्रिजियो बोलता है कि शायद जब हम बेहोश हुए होंगे तो हो सकता है कि मार्क कैरावन को यहाँ लेकर आ गया होगा। फेब्रिजियो और रिकार्डो वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते की तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं, जहाँ जंगल के अंदर वो एक अजीब सा रिचुअल देखते हैं, जिसे देखकर रिकार्डो और फेब्रिजियो दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने जानवरों का सेक्रीफाइस करके उनकी डेड बॉडीज को ऊपर लटका दिया था, जिसका मतलब है कि ये जगह उन सब के लिए सेफ नहीं है। दूसरी ओर वहाँ पर एलिसा नोटिस करती है कि उस केबिन का गेट अब खुला हुआ है, इसलिए एलिसा उस केबिन के अंदर चली जाती है, जहाँ केबिन के अंदर हम कुछ अजीब सी तस्वीरों को देखते हैं, जिनमें कुछ अजीब से लोग हैं जिन्होंने लकड़ी के मास्क पहने हुए हैं। तभी उसे केबिन के अंदर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। एलिसा उसी कमरे की ओर बढ़ती है जहाँ पर उसको कुछ अजीब से रिचुअल्स और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। वहाँ उस कमरों की दीवार पर भी कुछ लिखा हुआ था। एलिसा उन सबको उस केबिन में लेकर आती है, जहाँ फेब्रिजियो उन्हें 3 भाइयों के कहानी के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये तीनों भाई दूसरे दुनिया के थे। एक सुन नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था, जबकि एक बोल नहीं सकता था। बहुत सालों पहले जब ये तीनों भाई इस दुनिया में आए थे तो लोग भूख और प्यास से मर रहे थे, जिन्हें देखकर इन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें किसी की बलि देनी होगी। अब बेचारे गांव वाले उनकी बातों को मान जाते हैं। इस सेक्रीफाइस की शुरुआत पहले जीभ, उसके बाद आंखें और फिर उनकी जान से होती है, और माना जाता है कि तभी से ये रिचुअल यहाँ पर परफॉर्म किया
जा रहा है। फेब्रिजियो बोलता है कि मेरी दादी मुझको इनकी कहानियां सुनाया करती थी, पर सोफिया और रिकार्डो फेब्रिजियो की बातों को मानने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा हकीकत में नहीं होता, लेकिन एलिसा अभी भी उन तस्वीरों को देखकर और फेब्रिजियो की कहानी सुनकर हैरान थी। सोफिया रिकार्डो से बोलती है कि शायद कोई है जो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम एक बार फिर से इन सबको उसी कैरावन में देखते हैं जहां ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और धीरे धीरे इनकी फ्रस्ट्रेशन भी अब एक दूसरे के ऊपर निकलना चालू हो गई है। इसीलिए फेब्रिजियो कैरावन से उतरकर जंगल की ओर चला जाता है। जिसके जाते ही उन्हें उस केबिन में से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनते ही सोफिया उस केबिन की तरफ भागती है, जिसके पीछे पीछे रिकार्डो और एलिसा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो चिल्लाने की आवाज उस केबिन के एटिक में से आ रही होती है। तभी पीछे से फेब्रिजियो भागता हुआ आता है और इनको बोलता है कि मैंने अंधेरे में अभी 3 साए देखे हैं और ये साए उन्हीं तीनों भाइयों के हैं। ये लोग जल्दी से उनसे बचने के लिए ऊपर एटिक में चले जाते हैं, जहां इन्हें एक छोटी सी लड़की कियारा मिलती है, जिसकी जीभ कटी हुई थी। यानी कि वो रिचुअल जिसकी बात फेब्रिजियो कर रहा था वो रियल है और चालू भी हो गया है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ और कर पाते, तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाहर कुछ अजीब सी रोशनी होने लगती है, जिसकी आड़ में कुछ अजीब से लोग कैरावन में से मार्क को उतार कर इस केबिन के अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। ये सब ऊपर एटिक से ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। किसी को भी उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये क्या हुआ। सोफिया मार्क को मरता देख एकदम सहम जाती है। एलिसा उसको संभालने की कोशिश करती है, जबकि उधर रिकार्डो उसे और मार्क को इन सब चीजों का जिम्मेदार बताने लगता है। वो कहता है कि अगर मार्क ने कैरावन नहीं चलाई होती तो हम यहाँ पर नहीं फंसते, लेकिन फिलहाल अभी इनका यहाँ से निकलना इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये सब यहाँ से जंगल के रास्ते बाहर की ओर भागने लगते हैं, जहाँ भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर अकेले नहीं थे। यानी इनसे पहले भी लोग यहाँ पर आए थे जो शायद यहाँ से कभी वापस नहीं जा सके। जिसके बाद एक बार फिर से वही अजीब सी सायरन की आवाज आती है, जो उन लोगों के आने का संकेत होता है, जिसे सुनते ही ये लोग दोबारा जंगल के अंदर भागना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये सब समझ जाते हैं कि यहाँ से बचकर अब बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोग फिर से उसी केबिन के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये दोबारा उस केबिन के पास कैसे पहुंच गए। मतलब कि ये जंगल शायद एक लूप है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। रिकार्डो फेब्रिजियो को बोलता है कि तुमने जरूर कोई गलत मोड़ लिया होगा, हमें साउथ की तरफ भागना था। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिससे हम दूर जा रहे थे हम उसी के करीब आ गए। फेब्रिजियो बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गए। वो लोग वहाँ पर नोटिस करते हैं कि अब उनकी कैरावन भी वहाँ से गायब हो चुकी है, जिसकी जगह बस एक बियर की बोतल पड़ी हुई है, जिसे फेब्रिजियो उठा लेता है। वो बोलता है कि अंधेरा होने वाला है और हमें दोबारा उस एटिक में जाकर छुपना होगा। जिसके बाद एलिसा, सोफिया और वो बच्ची कियारा, रिकार्डो और फेब्रिजियो उसी एटिक में जाकर छुप जाते हैं, जिधर वो उस आखिरी बचे हुए बियर को एक साथ पीने लगते हैं। वो एक दूसरे से अपनी दिल की बातों को शेयर करने लगते हैं। अब एक बार यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम वहीं पर एलिसा को सोते हुए देखते हैं, जिसको अब वही अजीब सी सायरन की आवाज दोबारा आ रही होती है। एलिसा अपने चारों तरफ देखती है, उसको वहाँ पर एटिक में कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो एटिक की खिड़की से जब झांक कर नीचे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि कुछ मास्क पहने लोगों ने सोफिया, रिकार्डो और कियारा को पकड़ लिया है। एलिसा उनकी तरफ नीचे भागती है, जिसको फेब्रिजियो वापस अंदर खींच लाता है। वो बोलता है कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो लोग उन तीनों को उनके सामने ही मार डालते हैं। एलिसा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये आखिर क्या हो रहा है। उसे एक और बात बहुत अजीब लगती है कि जब वो लोग उनको एटिक से उठाकर ले गए तो उसकी आंख क्यों नहीं खुली। एलिसा ये सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर उस खाली पड़ी बियर की बोतल पर जाती है, जिसको देखते ही अब वो समझ जाती है। वो फेब्रिजियो से पूछती है कि तुम कहाँ थे जब ये लोग सोफिया, रिकार्डो और कियारा को उठाकर ले गए। फेब्रिजियो एलिसा को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन अब एलिसा समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है इनका कनेक्शन जरूर फेब्रिजियो के साथ है। वो एक लड़की की आवाज सुनती है जो बार बार
और यही बोल रही थी कि एलिसा को नीचे लेकर आओ, मतलब फेब्रिजियो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था। अब एलिसा इससे पहले कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे उठाकर ले जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक औरत और कुछ लोग एक अजीब सी पार्टी करते हुए दिखते हैं। वो सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ एलिसा भी एक कुर्सी पर बैठी होती है। उसके हाथों में कीलों को गाड़ा हुआ है। एलिसा उस औरत से उसको छोड़ने के लिए बोलती है, जिस पर वो औरत बोलती है कि ये सब कुछ उन 3 आदमियों की देन है जो दूसरी दुनिया से आए थे, जिसके लिए हमें हमेशा बलि देनी होती है। एलिसा उनसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो औरत उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद एलिसा को एक रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो कुछ मॉनिटर्स को नोटिस करती है और यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का सबसे बड़ा राज। दरअसल ये सब फेब्रिजियो का ही प्लान था। वो शुरू से हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वो एक क्लासिकल हॉरर मूवी बनाना चाहता था जिसमें सब कुछ रियल हो, जिसमें उसका साथ दे रही थी वो छोटी बच्ची कियारा। फेब्रिजियो शुरुआत से इनके साथ खेल रहा था। जंगल में भी उसी ने इनको रास्ता भटकाया। उसने इन सब की जान सिर्फ इसीलिए ली ताकि उसकी मूवी अच्छी बन सके। एलिसा अब एक आखिरी कोशिश करती है और वो उस चेयर से फ्री हो जाती है, जिसके बाद वो उस वैनिटी में पहुंच जाती है जहां पर फेब्रिजियो और कियारा हैं। उन दोनों की बातें सुनकर उसको यकीन हो जाता है कि इन दोनों की वजह से ही सोफिया, मार्क और रिकार्डो की जान गई है और अब वो इनके साथ भी वही खेल खेलेगी जो ये लोग दूसरों के साथ खेल रहे हैं। ये फेब्रिजियो की फिल्म का क्लाइमैक्स है, जहां उसे एलिसा को मारना था, लेकिन एलिसा एक गन को लेकर पहले तो कियारा को मारती है, जिसके बाद वो फेब्रिजियो को भी मार डालती है और वो इन सबको रिकॉर्ड भी कर लेती है। फेब्रिजियो की फिल्म अब कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स थोड़ा सा चेंज हो गया है। एलिसा उस जगह से बाहर निकल आती है जहां पर उसको एक बीच पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि एलिसा उस नर्क से बचकर बाहर आ गई थी। फिर एंड में हमें वही फेब्रिजियो की क्लासिकल हॉरर स्टोरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।